अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सारी बात सुनाकर इस मोअज़्ज़िज़ उस्ताद ने कहा कि किसी को ये मालूम ना हो कि ये बात मैंने आपको बताई है। इसने बताया कि कामों के लफंगेपन और ओछी आदतों की वजह से कोई भी इससे उलझना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि किसी ने थाने में आकर ये बात नहीं बताई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके जाने के बाद गामू के मुतालिक गौर करने लगा। मैंने इसी वक्त एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे गामू के मुतालिक बताया और कहा कि इसको थाने ले आए। मैंने कांस्टेबल से ये भी कहा कि अगर वो आने में बहानाबाजी करे तो इसकी मरम्मत कर दे। हेड कांस्टेबल चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद हेड कांस्टेबल गामू को लेकर आ गया। मेरा ख्याल था कि एक हज्जाम का बेटा मामूली से कपड़ों में होगा और शक्ल से ही गरीबी बरस रही होगी, लेकिन वो मेरी तवक्को के खिलाफ बड़े अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर भी जवानी की रौनक थी। वो काफ़ी घबराया हुआ नजर आ रहा था। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो झिझकते हुए बैठ गया। इसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे अभी उठ खड़ा होगा। सुना है तुम्हारा बड़ा दबदबा है लोगों पर, मैंने उससे कहा, और लोग तुमसे डरते हैं। वो मेरा मुंह देखने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बात का क्या जवाब दे। मैंने इसका खौफ कम करने के लिए उसके साथ इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मेरी बातों के वो मुख्तसर जवाब देने लगा। रफ्ता रफ्ता वो खुल गया और बेतकल्लुफ़ी से बोलने लगा। उसने बताया कि उसे अपने बाप के पेशे से सख्त नफरत है। इसकी वजह यह है कि लोग इज्जत नहीं करते, इसलिए इसने एक कॉटन मिल में नौकरी कर ली है जहाँ से इसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वो अपने माँ बाप को कोई रकम नहीं देता और ख़ुद अच्छा खाता और अच्छा पहनता है। सुना है तुम गुंडागर्दी भी करते हो, मैंने कहा। लोगों के रवैये ने मुझे ऐसा बना दिया है, गामू ने कहा। लोग मुझे घटिया जात का समझकर अच्छा सलूक नहीं करते। हालांकि मेरा बाप मेहनत मजदूरी करता है, इसी वजह से बागी होकर मैंने गुंडे बदमाशों से यारी लगा ली। अब लोग पीठ पीछे जो मर्जी कहते हों, लेकिन मेरे सामने ऊंची आवाज़ से बोलने की जुर्रत नहीं करते। जो तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ में बोले उसे तुम सबक सिखा देते हो, मैंने उससे कहा। हाँ जी, उसने कहा, ऐसे आदमी को खामोश कराना मैं जानता हूँ, इसी तरह जिस तरह पहलवान को खामोश कराया है, मैंने कहा। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम घबरा गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मेरी पहलवान से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो दिन याद करो, मैंने कहा, जब पहलवान कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे भागा था। क्या वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था? उस दिन वाली बात, उसने कुछ सोच कर कहा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। पहलवान खामखा गुस्से में आ गया था। तुम्हें इससे जान का खतरा था, मैंने कहा, इसलिए तुमने बेहतर समझा कि इसे ही ख़त्म कर दो। गामू मेरी ये बात सुनकर उछल उछल कर कस्में खाने लगा कि पहलवान के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहलवान से झगड़ा किस बात पर हुआ था, मैंने गामू से पूछा। वो जी वो, गामू ने अटकते हुए कहा, पहलवान को गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी, मैंने पूछा। बस जी क्या कहूँ, गामू ने कहा। पहलवान का ख्याल था कि मैं किसी लड़की के चक्कर में इसके महल्ले में आया हूँ। क्या ये सच है, मैंने पूछा। क्या तुम वाकई किसी लड़की के चक्कर में उधर गए थे? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ मलिक साहब, गामू ने कहा। मैं इस मामले में बदनाम हो गया हूँ और मैं ऐसी हरकतें करता भी रहा हूँ, लेकिन इस दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था तो पहलवान से तकरार हो गई। मैंने भी पहलवान से दबकर बात न की, जिससे पहलवान को गुस्सा आ गया। मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया कि वो सच बोल रहा है और कत्ल जैसा जुर्म करने की हिम्मत नहीं रखता। बहरहाल वो मेरी नज़रों में मुश्तबा था और मैं उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने उसे धमकी दी कि वो कस्बे में शराफत से रहे और अगर उसने किसी के साथ धौंस धांधली दिखाई या उसकी कोई शिकायत आई तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि वो कस्बे में ही रहे और बगैर बताए कहीं ना जाए। जब उसे थाने बुलाया जाए तो वो हाजिर हो जाए। ये कहकर मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो चला गया तो मैंने अपने एक मुखबिर से कहा कि वो इस पर नज़र रखे। मैंने कुछ देर आराम किया। इसके बाद मेरा इरादा था कि पिछले पहर पहलवान के अखाड़े में जाऊंगा और उसके साथी पहलवानों और शागिर्दों से पूछगछ करूंगा। मुझे बताया गया था कि पहलवान के कत्ल होने की वजह से अखाड़े में जोर नहीं हो रहा।
ये भी बताया गया कि पहलवान के तमाम साथी और शागिर्द पहलवान के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे हुए हैं। मैंने अपने एएसआई से कहा कि वो पहलवान के घर चला जाए और वहां जो भी पहलवानों का इंचार्ज है इससे कहे कि आज से पहर 4 बजे तमाम पहलवानों को लेकर अखाड़े पहुंच जाए। एएसआई ने ऐसा ही किया और मेरा पैगाम पहुंचा दिया। 4 बजे के करीब मैं कस्बे से बाहर खेतों की तरफ चला गया। वहां अमरूदों का एक बाग था जो एक पहलवान का था। इस बाग के साथ ही दरख्तों में घिरा हुआ जमीन का एक टुकड़ा था। इस टुकड़े पर अखाड़ा खुदा हुआ था। अखाड़े से जरा हटकर एक कुआं था। जोर आजमाई से फारिग होने के बाद सारे पहलवान थोड़ी देर आराम करके इस कुएं से नहाते थे। इसी कुएं से बाग को पानी भी जाता था। अखाड़े में तमाम पहलवान मौजूद थे। इनमें बड़े भी थे और छोटी उम्र के भी। इनमें से एक पहलवान सबसे सीनियर था और मकतूल अच्छू पहलवान का खास शागिर्द और उसका नायब था। उसने सब शागिर्दों को एक कतार में बिठा दिया था। मैंने मुख्तसर सी बात की और कहा कि तुम्हारा उस्ताद खलीफा कत्ल हो गया है और मैं इस कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि मैं कातिल तक पहुँच सकूँ और न ही पुलिस वालों के पास कुछ जादू होता है कि वो मुजरिमों को पकड़ लें। इस सिलसिले में आप लोगों का ताउन ज़रूरी है। किसी को ऐसी कोई बात मालूम हो जो इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में मदद कर सकती हो तो ज़रूर मुझे बताएं। मसलन पहलवान का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी या कोई ऐसी वजह जो कत्ल का बायस बन सकती हो, मुझे बताएं। सारे खामोश रहे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबने पहलवान की तारीफ की कि उस्ताद जी निहायत ही नर्म मिजाज और शरीफ इंसान थे। जब भी किसी पहलवान को शिकस्त देते तो तशक्कुर भरी नज़रों से आसमान की तरफ देखते और फिर शिकस्त खुर्दा पहलवान को गले लगाकर इसकी हौसला अफजाई करते थे। पहलवान ने कभी दूसरों को हराने के बाद नारा नहीं लगाया था और न ही भंगड़ा डाला था। इसके बरक्स अगर कोई अपना पट्ठा हार जाता तो न गुस्सा करते न गालियां देते, बल्कि इसे समझाते कि इससे क्या गलती हुई है और इसे क्या करना चाहिए था। अक्सर हारने वाले शागिर्द से कहते कि जवान कोई बात नहीं, ढह गए हो मर तो नहीं गए हो, अगले बार सही। मुझे इन शागिर्दों से कोई काम की बात मालूम नहीं हो रही थी और मैं मायूस हो चला था। उस्ताद जी, एक पट्टे ने खड़े होकर नायब से कहा, थानेदार जी को वो बात बताएं ना, बांदर सिंह वाली। मैंने पहलवान के नायब की तरफ देखा जो मेरी ही तरफ देख रहा था। ये बांदर सिंह वाली क्या बात है, मैंने पूछा। और ये बांदर सिंह कौन है? बांदर सिंह एक सिख पहलवान है, नायब ने कहा। इसका असल नाम तो बहादुर सिंह है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर लगता है जैसे किसी बंदर को देख लिया हो। इसी वजह से वो बांदर सिंह के नाम से मशहूर हो गया है और सब उसे बांदर ही कहते हैं। मुझे बांदर सिंह वाली बात बताओ, मैंने असल बात की तरफ आते हुए कहा। क्या हुआ था? अच्छू पहलवान के नायब ने, जिसका नाम जहूर था और झूरा कहलाता था, तमाम पट्ठों को जाने का इशारा किया और मुझे अखाड़े से जरा हटकर दूसरी तरफ ले गया। वहां बांध की 2 चारपाइयां पड़ी हुई थीं। उसने मुझे एक चारपाई पर बैठने को कहा और दूसरी चारपाई पर खुद बैठ गया। पहले मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। झूरे ने कहा, इस लड़के ने बांदर सिंह का नाम लिया तो अब मुझे ख्याल आ रहा है कि ये बात कत्ल का बायस बन सकती है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था क्या? मैंने पूछा। मैं आपको पूरी बात सुना देता हूँ, झूरे ने कहा। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वाक़ये का कत्ल से कोई ताल्लुक़ हो सकता है या नहीं। झूरे ने बड़ी दिलचस्प बात सुनाई जो मैं आपको अपने अल्फाज में सुना देता हूँ। इसने बताया कि इस कस्बे से 10-12 मील दूर एक गांव है जहां बांदर सिंह रहता है। इस गांव में ज़्यादा तादाद सिखों की है, इसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान कोई भी नहीं है। बांदर सिंह बड़ा जोर आवर पहलवान है, किसी भैंसे की तरह ताकतवर है और दूरों नज़दीक उसकी बड़ी शोहरत है। बांदर सिंह पंजा लड़ाने में इतना माहिर नहीं, ज़्यादातर कुश्तियाँ और वो अपनी अंधी ताकत के बलबूते पर जीत लेता है। बांदर सिंह वाले गांव में हर साल एक मेला लगता था। गालिबन सिखों या हिंदुओं का कोई मजहबी त्यौहार होता था। इस मौके पर दूरों नज़दीक से पहलवान वहां जाते थे और कुश्तियों के मुकाबले होते थे। जीतने वाले पहलवानों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। 3-4 महीने पहले इस गांव में मेला लगा था और इस बार अच्छू पहलवान भी अपने नायब झूरे और चंद मुंतखब शागिर्दों को साथ लेकर इस मेले पर चला गया था। वहां कुश्तियों के मुकाबले हो रहे थे।
बांदर सिंह का एक पहलवान के साथ जोड़ पड़ा। मुखालिफ पहलवान अच्छा खासा तगड़ा था, लेकिन बांदर सिंह ने उसे संभलने का मौका न दिया और सामने आते ही उठाकर पटक दिया। बांदर सिंह को अखाड़े की मट्टी भी न लगी थी और उसने कुश्ती जीत ली। इसके हामियों ने भंगड़े डाले और नारे लगा लगा कर आसमान सर पर उठा लिया। इनमें एक नौजवान लड़की भी थी। उसके मुतालिक मालूम हुआ कि बांदर सिंह की मंगेतर है और बांदर सिंह की हर कुश्ती के मौके पर अखाड़े के बाहर मौजूद होती है। इस लड़की का नाम रेशम कौर बताया गया। इसके बाद बांदर सिंह ने पूरे अखाड़े का चक्कर लगाया और चैलेंज किया कि कोई है जो उसके मुकाबले पर आए। ये उस वक्त का रिवाज था कि कोई भी पहलवान अगर अखाड़े का चक्कर लगाते हुए अपना जोर तलब कर सकता था। तमाशाइयों में मौजूद पहलवान चैलेंज कबूल करके मैदान में आ जाते थे। बांदर सिंह का चैलेंज किसी ने कबूल न किया तो अच्छू पहलवान यानी मकतूल ने अखाड़े में उतरकर इसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों में बड़ी जोरदार कुश्ती हुई। अगर बांदर सिंह जोरावर था तो मकतूल पहलवान भी कम न था, बल्कि उसको दाव पेच में महारत की वजह से बरतरी हासिल थी। मुख्तसरन मकतूल ने एक ऐसा दाव खेला जिसे बांदर सिंह समझ ना सका और चित हो गया। मुंसिफ ने मकतूल अच्छू पहलवान को फातेह करार दे दिया, लेकिन बांदर सिंह इस फैसले से मुतमईन नहीं था। उसका कहना था कि वो पूरी तरह चित नहीं हुआ। मुंसिफ भी सिख था। उसने कहा कि कुश्ती दोबारा होगी। ये साफ साफ बेईमानी हो रही थी। चुनांचे मकतूल ने दोबारा कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। बांदर सिंह की अपने ही गांव में गांव वालों के सामने और अपनी मंगेतर के सामने बेइज्जती हो गई थी। उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। वो अपने गांव में कभी कुश्ती नहीं हारा था। उसने ऐलान कर दिया कि अच्छू पहलवान को इससे कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी, वरना वो इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। बात बढ़ गई। अच्छू पहलवान और उसके साथी बुज़दिल नहीं थे जो डर जाते। उन्होंने भी लाठियां संभाल ली। करीब था कि खून खराबा हो जाता। इस गांव के बुजुर्गों ने बीच बचाव करा दिया और अपने लोगों को शर्म दिलाई कि मेहमानों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, इस तरह खून खराबा पैदा हो जाएगा। और उनकी मुदाखलत से खून खराबा होते होते रह गया और मकतूल पहलवान और उसके साथी वहां से आ गए। जब वो वहां से आने लगे तो बांदर सिंह ने धमकी दी कि वह अच्छू को अखाड़े में गिरा कर रहेगा और अगर वो अखाड़े में सामने ना आया तो उसकी लाश गिरा देगा। झूरे ने बताया कि बाद में 2-3 मरतबा बांदर सिंह ने अपना आदमी भेजा, लेकिन मकतूल ने साफ जवाब दे दिया कि वो इस बदतमीज और बेईमान से कुश्ती नहीं लड़ेगा। अगर वो बदमाशी करेगा तो इसका जवाब बदमाशी से मिलेगा। अब आप खुद ही सोच लें। झूरे ने सारी बात बताकर कहा, इस बात का पहलवान के कत्ल से कोई ताल्लुक बनता है या नहीं? मैंने गौर किया तो मुझे यही नजर आया कि ये बात कत्ल का बायस बन सकती है। मैंने बांदर सिंह से पूछगछ का फैसला कर लिया। इसका गांव मेरे थाने की हुदूद में नहीं आता था। इसके लिए मुझे इस इलाके के थानेदार से कानूनी तरीके से मदद लेनी थी। वहाँ एक हिंदू था, रामदयाल नाम का थानेदार। वो राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और आम हिंदुओं से मुख्तलिफ था। खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरी इसके साथ खासी बेतकल्लुफ़ी थी। वो तजर्बे और सर्विस के लिहाज से मुझसे जूनियर था। तफ्तीश के दौरान खुलकर तशद्दुद करने का कायल था। अगले दिन मैं रामदयाल के पास जा पहुंचा। मुझे देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, फिर उठकर गले मिला। मैंने उसे बताना चाहा कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, लेकिन उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। दोपहर का वक्त था। उसने एक कांस्टेबल को बुलाकर ठंडा दूध लाने को कहा और एक दूसरे कांस्टेबल से कहा कि दोपहर के खाने के लिए बंदोबस्त करे। अब बताओ मलिक जी, उसने कहा, क्या हुक्म है? मैंने उसे सारी बात सुनाई और अपने आने का मकसद बताया। आप आराम से भोजन करें। मेरी बात सुनकर रामदयाल ने कहा, इस बंदर की औलाद को अभी हाजिर कर दूंगा। उसने मेरे लिए बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया था। वो गोश्त से आम हिंदुओं की तरह परहेज नहीं करता था, बल्कि इसे गोश्त खाने का ऐसा चस्का पड़ गया था कि अक्सर कहा करता था, ये हिंदुओं की बेवकूफ़ी है जो इतनी मज़ेदार शे को नहीं खाते। उसने मेरे साथ डट कर गोश्त खाया। खाने के बाद उसने एक हेड कांस्टेबल को भेजा कि वो बांदर सिंह को थाने ले आए। हेड कांस्टेबल चला गया और रामदयाल मेरे साथ इस केस के मुतालिक बातें करने लगा। उसका ख्याल था कि पहलवान को बांदर सिंह ने कत्ल नहीं किया। अगर कत्ल करना होता तो इतने महीने इंतज़ार न करता। उसने बताया कि सिख ऐसी कौम है जो वक्ती जोश में कत्ल तक कर गुजरती है।
वक्त गुजर जाए तो फिर पछताते हैं। मैंने उसकी इस राय से इत्तेफाक किया, लेकिन ये भी बताया कि मैं अपनी तसल्ली करना ज़रूरी समझता हूँ। थोड़ी देर और गुजरी होगी जब हेड कांस्टेबल वापस आ गया। उसने बताया कि वो बांदर सिंह को साथ ले आया है। रामदयाल ने उससे कहा कि वो बांदर सिंह को अंदर ले आए। थोड़ी देर बाद हेड कांस्टेबल के पीछे जो शख्स अंदर आया, उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बिनमानस अंदर आ गया हो। लोगों ने उसका नाम अगर बांदर सिंह रखा था तो ठीक ही था। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था। वो वाकई बिनमानस लगता था। उसने हम दोनों को हाथ के इशारे से सलाम किया और बोला, हुक्म सरकार। तुम्हारा नाम बहादुर सिंह है? मैंने उससे पूछा। जी सरकार, उसने कहा। अच्छू पहलवान को जानते हो? मैंने उससे पूछा। कौन अच्छू? उसने कुछ सोचते हुए कहा। वही जिसने मेले में तुम्हें गिराया था, मैंने कहा, और तुमने इसे गिराने की कसम खाई थी। ओह, वो पहलवान, बांदर सिंह ने चौंक कर कहा। इसे तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने हारने के बाद इसे कत्ल करने की धमकी दी थी? मैंने पूछा। कत्ल की धमकी? उसने चौंक कर कहा, फिर बोला, वो तो बस गुस्से में कह दिया था। मैं दिल ही दिल में इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो सही मायनों में फनकार पहलवान है नहीं था कहो। मैंने कहा, आज से 2 दिन पहले उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। और आपके ख्याल में उसे मैंने कत्ल किया है? उसने मेरा मतलब समझकर कहा। हाँ, मैंने कहा, मुझे यही शक है। आपने कत्ल का कौन सा दिन बताया था? उसने पूछा। मैंने इसे कत्ल वाला दिन बल्कि रात बताई तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा जाहिर होने लगा। उस दिन मेरी बहन की शादी थी, उसने कहा। आप पूरे गांव से पूछ रहे हैं कि मैं वो पूरा दिन और रात गांव से बाहर नहीं निकला। इसकी ज़बानी ये सुनकर मुझे मायूसी होने लगी। मेरे कहने पर रामदयाल ने एक कांस्टेबल को बांदर सिंह के गांव में भेजा कि वो इस बात की तस्दीक करके आए कि वाकई इस दिन इसकी बहन की शादी थी और ये गांव के अंदर ही मौजूद रहा था। कांस्टेबल चला गया। अगर मैंने इसे कत्ल करना होता तो इसी दिन जिंदा न जाने देता, बहादुर सिंह ने कहा। इतना अरसा इंतज़ार न करता। मुझे अचानक जाए वारदात पर मौजूद खुरों का ख्याल आ गया। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा और फिर मेरी मायूसी में इजाफा हो गया। उसके पैर बहुत बड़े और मोटे मोटे थे, जबकि जाए वारदात पर पाए जाने वाले दोनों खुरों के निशान आम इंसानों जैसे थे। अब मुझे यकीन होने लगा कि बांदर सिंह का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। कुछ देर बाद कांस्टेबल ने आकर तस्दीक कर दी कि बांदर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दोनों इंस्पेक्टरों ने उससे बहुत से सवाल किए थे, लेकिन उसने हर बात का माकूल जवाब दिया था। सूरज ढलने लगा तो मैं रामदयाल का शुक्रिया अदा करके वापस आ गया। अपने थाने वापस पहुंचा तो अंधेरा गहरा हो चुका था। मेरे एएसआई ने बताया कि मकतूल पहलवान का ससुर मिलने आया था। अब वो कल आएगा। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था, इसलिए अपने क्वार्टर में आकर लेट गया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी थाने चला गया। वारदात को 3 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मैं इसी उधड़बुन में बैठा था कि मुझे बताया गया मकतूल पहलवान का ससुर आया है। मैंने उसे बुलाया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र मोअज़्ज़िज़ शख्स अंदर आया। उसकी चमकदार आंखें बता रही थीं कि वो खासा जहां दीदा और ज़हीन शख्स है। मैंने उसे इज्जत के साथ बिठाया। उसने बताया कि वो मकतूल पहलवान का ससुर है और उसका मामू भी लगता है। वो अपने भांजे के कत्ल के मुतालिक पूछने आया था कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। मैंने उसे बताया कि मैंने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। इसके बाद मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं कातिल को पकड़ने में जल्द ही कामयाब हो जाऊंगा। उसने बताया कि तकरीबन 1 माह पहले मकतूल उसके पास आया था। वो अपने ठेकेदारी के काम के मुतालिक काफ़ी मायूस नज़र आ रहा था और कहता था कि इस कस्बे में उसका दिल नहीं लगता और वो कस्बा छोड़ना चाहता है। उसने ये भी बताया कि कस्बे के हालात ठीक नहीं हैं, अगर वो वहाँ रहा तो इसके हाथ से कोई कत्ल हो जाएगा। मैंने अमजद से कहा था कि घर अपना नया बना लिया जाए। मकतूल के मामू ने कहा, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं हुआ। मैंने उसे ये भी कहा था कि माहिर खोजी बुलाकर उसे खुरे दिखाए जाएं, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि ये सब कुछ ढकोसला है, खोजी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ मैं कारीन को ये बता दूँ कि खुरा टपाने से क्या मुराद है। एक हमवार जगह पर रेत या राख बिछा दी जाती थी, फिर इस रेत पर राख पर से मशकूक अशखास को गुजारा जाता था। रेत या राख पर इनके कदमों के निशान बन जाते, फिर खोजी जाए वारदात पर पाए जाने वाले
खुरों से इन खुरों का मवाजना करता। अगर किसी के खुरे वारदात वाले खुरों से मिल जाते तो इसे मुजरिम समझ लिया जाता था। यह तरीका 100% कामयाब नहीं था। वैसे भी ये इस वक्त कारआमद होता था जब कुछ मशकूक या मुश्तबा लोग सामने हों। मैंने मकतूल के मामू से पूछा कि इसे किसी पर शक है या वो वैसे ही खुरा टपाना चाहता है। उसने बताया कि उसे मकतूल के बड़े भाई की हरकतें मशकूक लगती हैं और इसे इस पर शक है। मैंने शक की वजह पूछी तो उसने एक नई बात सुना दी। उसने बताया कि जब मकतूल उसके पास आया था तो उसने बातों बातों में उसे बताया था कि उसके बड़े भाई की बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है और उसे शक है कि हज्जाम के लड़के गामू के साथ उसके ताल्लुकात हैं और इस मसले पर उसका अमजद के साथ कई बार झगड़ा भी हो चुका था। पहलवान कहता था कि अमजद बेगैरत बना हुआ है और इसे सब कुछ मालूम है। ये बात सुनकर मैं चौंक गया और मेरे जहन में फौरन वो मंजर फिल्म की तरह चलने लगा कि पहलवान गामू के पीछे कुल्हाड़ी लिए इसे मारने के लिए भाग रहा था और गामू गलियों में गायब हो गया था। अब मैंने मकतूल के मामू के बयान की रोशनी में वारदात की कड़ियाँ मिलानी शुरू की तो मुझे अमजद का किरदार मशकूक नजर आने लगा। मुझे अमजद पर एक और भी शक है, मकतूल के मामू ने कहा। अमजद को मेरी बातों से ये एहसास हो गया कि मैं इस पर शक करने लगा हूँ। अब वो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा शक क्यों हुआ है? मैंने पूछा। क्या वो आपको कत्ल करना चाहता है? कल रात 1:30 बजे वो मेरे पास आया था, मामू ने कहा, और कहने लगा कि इसी वक्त उसके साथ दूसरे शहर चलूं। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है तो उसने बताया कि वहाँ एक पीर बाबा जी हैं, वो एक तावीज़ देंगे जिससे कातिल पकड़ा जाएगा। मैं मोहतात हो गया और उसे टाल दिया। उसने ये नहीं बताया? मैंने पूछा कि तावीज़ से कातिल कैसे पकड़ा जा सकता है? उसने बताया था, मकतूल के मामू ने कहा। वो कह रहा था कि तावीज़ लाकर मकतूल की कब्र पर रखेंगे। इसके एक दिन बाद कातिल जहाँ भी होगा उसके जिस्म पर खारिश और फोड़े फुंसियाँ निकल आएंगी या उसे कोढ़ हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस ज़माने में लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी इससे भी ज़्यादा थी। देहात में रहने वाले लोग पसमानदा थे। इस इलाके के लोगों में एक और रवायत मशहूर थी जो बड़ी दिलचस्प और अजीब थी। अगर कत्ल की कोई वारदात हो जाती तो इनका पीर चमड़े की मश्क या मुश्किज़े पर कुछ पढ़कर देता था। इसका कहना था कि ये मश्क मकतूल की कब्र के ऊपर हवा भरकर लटका दो। आहिस्ता आहिस्ता इस मश्क की हवा कम होती जाएगी और ये हवा कातिल के पेट में भरती जाएगी। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि कातिल का पेट फटने वाला हो जाएगा तो कातिल भागता हुआ आ जाएगा और कहेगा कि मैं कातिल हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो या मार दो, मगर अल्लाह के वास्ते ये मश्क उतार दो। मैंने मकतूल के मामू का शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत से रुखसत किया। अब मैंने नए सिरे से तफ्तीश शुरू करनी थी और उसका रुख अमजद और गामू की तरफ मोड़ना था। मैंने अमजद का बयान निकालकर दोबारा गौर से देखा और इसमें मुझे कोई ऐसी बात महसूस हुई जो गलत थी, लेकिन मुझे उसका पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने गामू के बयान को देखा। इसके बाद मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ख्याल आया। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गौर से देखा और फिर मुझे वो वजह मालूम हो गई जो अमजद के बयान में खटक रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूल की मौत का वक्त 2 और 2:30 बजे के दरमियान का लिखा गया था, जबकि अमजद के बयान के मुताबिक वो इस रात 1:30 बजे होटल बंद करके चला था और 2 बजे घर पहुंचा और फिर सो गया। अंदाज़न 2 घंटे 1.5 घंटे सोया होगा कि उसकी आंख खुल गई। यानी इसके बयान के मुताबिक इस वक्त रात के 3 या 3:30 बजे का वक्त होगा। ये बात अमजद के खिलाफ जा रही थी। इसके अलावा मकतूल पहलवान की बीवी के बयान के मुताबिक मकतूल का कत्ल 1:30-2 बजे था। मुझे अमजद की ये बात भी याद आई कि उसने मुझे कहा था कि ये डाकुओं का काम लगता है जो डाका मारने आए थे। इस वक्त मैंने उसे अमजद की कम अक्ली समझा था, लेकिन अब मैं समझा कि वो मुझे गलत रास्ते पे लगा रहा था। मैंने अमजद को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। इसके अलावा मैंने गामू को भी गिरफ्तार